नमस्कार, मैं ए आनंद आप सबों के साथ जुड़ा हूं अपने YouTube चैनल के माध्यम से। आज का वीडियो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पे आधारित है। वी आर इंडियंस, तो हमें भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पुरस्कार इत्यादि के बारे में। तो मैं यहाँ पे हर एक चीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल वीडियो लाया हूं। इस वीडियो में सारे चीज कवर किया हूं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। आई होप आपकी सारी जो क्वेरीज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तिरंगा के बारे में अन्य बातें या महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। तो आइए मैं बारी बारी से उस पर बात करता हूँ। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगों को अपनाया, और इसका डिजाइन यदि बात कीजिएगा तो पिंगली वेंकैया ने 5 सालों तक 30 विभिन्न देशों को राष्ट्रीय ध्वजों को समझ करके हमारा राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण की थी। उसके बाद यदि दोस्त बात करें तो तिरंगा में समान अनुपात में बात कीजिएगा तो केसरिया, सफेद और हरे रंग की 36 पट्टियां होती है। और यदि बात करें दोस्त कि ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात का, तो 2:3 में होता है। इसमें सफेद रंग की पट्टी के बीचों बीच एक गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है, जैसा कि आप देखते भी होंगे, जिसमें 24 तिलियां होती है। यह चक्र जो है सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। दोस्त मैं रंग के थोड़ा सा बारे में बता दूं तो केसरिया जो है हमारे तिरंगे में त्याग और बलिदान को दर्शाता है। सत्य, शांति और पवित्रता की जो कसौटी है ये सफेद रंग पे ढाली गई है। और हरे रंग जो है हमारे देश की समृद्धि का प्रतीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान जो है हमारा है जन गण मन। राष्ट्रीय गान को बहुत ही खास अवसर पे ही गाया जाता है। जन गण मन भारत के राष्ट्रगान है, जो मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। संविधान सभा ने इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में इसको अंगीकृत कर लिया था। और इसे पहली बार दोस्त यदि मैं बात करूं तो 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन, या कांग्रेस की कहे तो राष्ट्रीय कोलकाता अधिवेशन जब हुआ था तो उसमें इसको गाया गया था। इस यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। संपूर्ण गीत यानी राष्ट्रीय गान को गाने का जो अवधि है वह 52 सेकेंड लगभग होता है, लेकिन इसका कभी कभी लघु संस्करण भी गाया जाता है, जिसका समय जो होता है केवल 20 सेकेंड का होता है। तो ये जो है एक संक्षेप फॉर्म है जो लगभग 20 सेकेंड में इसको पूर्ण रूप से गाया जाता है। भारत के अगले राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हम लोग भारत का राष्ट्रगीत को देखेंगे। तो राष्ट्रगीत के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? वंदे मातरम को जानते हैं। वंदे मातरम के जो शुरुआत के 2 छंद को आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, और इसे सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बंगाली और संस्कृत में 1882 ईस्वी में अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा था। इससे पहली बार सन 1896 में मैं बता ही चुका हूं, रविंद्रनाथ टैगोर जो है राजनीतिक संदर्भ के रूप में गाया था इसको। इसका जो गाने का अवधि होता है वो होता है लगभग 1 मिनट 5 सेकेंड का, यानी कि टोटल यदि बात कीजिएगा तो 65 सेकेंड का ये गायन की अवधि होती है इनकी। कोई भी संसद का जो अधिवेशन प्रारंभ होता है वो हमारा राष्ट्रीय गान से शुरू होता है, और समापन जो होती है वह वंदे मातरम के गायन से होती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रतीक के रूप में हम लोग देखेंगे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। यदि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की बात किया जाए तो अशोक स्तंभ हमारा जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ जो है मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा सारनाथ में जो बनाए गए स्तंभ से ही लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को इसे भी अंगीकृत किया गया था। और मैं बता दूं दोस्त आपको, अशोक के स्तंभ शिखर पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो कि मुंडका उपनिषद से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। इस स्तंभ के शिखर पे 4 शेर खड़े हैं, जिसका पिछला हिस्सा खंभे से जुड़ा होता है। संरचना के सामने इसमें धर्म चक्र भी है। एक भारत की प्रतीक शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास को प्रदर्शित करता है। पहिए के एक और जो हमारा अश्व है और दूसरे तरफ बैल है। इसके उपयोग को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने का कार्य राज प्रतीक भारतीय धारा 2005 के तहत किया गया था। इसका उपयोग हर जगह नहीं होता है और हर एक इंसान नहीं कर सकता। भारतीय धारा 2005 के तहत इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है भारत का राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार। सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में हम लोग भारत रत्न को जानते हैं। जैसे कि इसको देखते हो, पीपल के पत्ते के आकार का ये बना होता है,
जिसके एक साइड जो है चक्र बना होता है लघुसम में और दूसरे साइड हमारा राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में प्रदर्शित है यहाँ पे। ये भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी है। इससे बड़ा कोई भी सम्मान भारत में नहीं है। जिस व्यक्ति को भारत रत्न प्राप्त हुआ है यानी कि वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनको मिल चुका है। भारत रत्न पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता, तो ये लाइन रिपीट कर गया था, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बात करें दोस्त, इनमें विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक सेवा में यदि कोई विशेष योगदान दिया था तो पहले सम्मिलित करता था आदमी सबको। लेकिन 2011 में एक संशोधन किया गया। उसमें संशोधन में क्या हुआ कि अब कोई भी व्यक्ति भारत रत्न के प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। कंडीशन है वह किसी भी क्षेत्र में विशेष सेवा प्रदान किए हो तब। अब बात करें इसकी शुरुआत की तो शुरुआत जो है 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी कि हमारा भारत रत्न 2 गैर भारतीय को भी प्राप्त हुआ है। 2 गैर भारतीय में जैसे कि एक है हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में और नेल्सन मंडेला 1990 में। ये दोनों गैर भारतीय है जिसको भारत रत्न प्राप्त हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे मरणोपरांत जो भारत रत्न पुरस्कार करने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो हमारे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। और अभी तक यानी कि 2023 तक यदि बात करें, हम लोग जनवरी फरवरी में हैं, तो उसमें जो है अभी तक 48 व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किया गया है यानी दिया गया है। 2019 में 3 व्यक्तियों को, जिसे कि नानाजी देशमुख मरणोपरांत, प्रणब मुखर्जी हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भूपेन हजारिका मरणोपरांत को दिए गए थे। तो ये क्वेश्चंस आपको अभी जस्ट मिल सकता है क्योंकि रिसेंटली भारत रत्न इन्हीं तीनों व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा है भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ। अब बाघ के बारे में हम लोग जस्ट थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं कि बाघ से पहले हमारा राष्ट्रीय पशु शेर था, ठीक है। लेकिन भारतीय वन जीवन बोर्ड द्वारा अप्रैल 1973 में बाघ यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनाया गया। कब दोस्त? अप्रैल 1973 ईस्वी में। इस जंतु यानी कि बाघ का यदि जंतु वैज्ञानिक नाम देखिएगा यानी कि कहते हैं ना साइंटिफिक नाम है इसका, तो पैंथेरा ट्राइग्रिस है। उसके बाद इसके शरीर पर चमकदार पीली पट्टी होती है जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा। ये बड़े आराम से वायुसिप के जंगलों में दौड़ सकता है और अत्यंत शक्तिशाली और मजबूत और भारत के गर्व का प्रतीक है। ये तेज, फुर्ती और शक्ति के कारण से बाघ को हमारे राष्ट्रीय पशु माना गया है और इसकी आयु सीमा जो है लगभग 20 वर्ष की होती है। नेक्स्ट हमारा है भारत के राष्ट्रीय फूल। राष्ट्रीय फूल के रूप में हम लोग कमल को जानते हैं और हमारा राष्ट्रीय फूल जो है हमारा कमल है। अब बात करते हैं कमल का वैज्ञानिक नाम नीलियम बोनिसिफेरा है। इसे भारत के राष्ट्रीय फूल के रूप में 1950 में ही अंगीकृत किया गया था। अब बात करें दोस्त, यह फूल भारत के पारंपरिक मूल्यों और संस्कृति का गर्व को प्रदर्शित करता है, इसलिए हम इसे राष्ट्रीय फूल के रूप में भी थोड़ा सा जानते हैं। ये उर्वरकता, ज्ञान, समृद्धि, सम्मान, लंबी आयु, अच्छी किस्मत, दिल और दिमाग की सुंदरता को भी दर्शाता है। इनका प्रयोग देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों जब होते हैं तो उसके समय भी किया जाता है। अगले भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हम लोग राष्ट्रीय फल को देखेंगे। राष्ट्रीय फल आम। वर्ष 1950 में आम को फलों का भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। इसे फलों का राजा का भी दर्जा प्राप्त है। यह भारत का राष्ट्रीय फल के रूप में भी अंगीकृत किया गया है। कब? 1950 ईस्वी में। एक पका आम में उसके वजन का लगभग 14% शुगर और उसके 0.5% जो है एसिड होते हैं। हर वर्ष हम राष्ट्रीय आम दिवस मनाते हैं और हमारा जो आम दिवस होता है वह हर एक साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में हम लोग मोर को जानते हैं। अन पॉइंट इनके बारे में भी देख लेना जरूरी है। मोर को अद्भुत सौंदर्य के कारण से भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित किया। ये पक्षी एकता में संजीव रंगों को भारतीय संस्कृति की प्रदर्शित करता है। ये सुंदरता, गर्व और पवित्रता को भी दिखाता है। भारतीय वन्य जीव यदि बात कीजिएगा 1972 के धारा के अनुसार संसदीय आदेश पर इसे सुरक्षा भी प्रदान की गई है, यानी कि आप इसे आहत नहीं कर सकते हैं, इसे चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। यदि आप पहुंचाते हैं तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। हिंदू धर्म में इसे भगवान मरुड़ा का वाहन भी माना जाता है और ईसाइयों के लिए यह पुनर्जागरण का
प्रतीक माना जाता है। तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट है हमारा भारत का राष्ट्रीय जलचर। जलचर में डॉल्फिन को हम लोग जानते हैं। केंद्र सरकार ने 18 मई 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। कब दोस्त? 18 मई 2009 को। ये पावन गंगा की शुद्धता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये केवल साफ और जो आपके शुद्ध पानी में ही जिंदा रह सकता है। इन्हीं दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से करीब 10 करोड़ साल से भारत में माना जाता है। बहुत ही लंबे समय से डॉल्फिन भारत में है। इनके अनुसार से इनको सुरक्षित करने के लिए अभयारण्य क्षेत्रों में संरक्षण कार्य भी शुरू हो चुका है। जो डॉल्फिन है हमारा, यह एक मांसाहारी जलीय जीव है। यह मछली नहीं, दरअसल एक स्तनधारी जीव है। मादा की औसत लंबाई नर डॉल्फिन से अधिक होती है और इसकी औसत आयु यदि बात कीजिएगा तो 28 वर्ष रिकॉर्ड की गई है। केंद्र सरकार ने 1972 में भी इसको भारतीय वन जीव संरक्षण के कानून के दायरे में लाके रख दिया है। यानी कि आप इसे भी अब आहत नहीं पहुंचा सकते हैं, और यदि आप पहुंचाते हैं तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट हमारा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है भारत के राष्ट्रीय वृक्ष। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में हम लोग वट वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़ को हम लोग जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ को माना गया है। यह एकता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार से भारत विभिन्न धर्म और जाति के लोगों के साथ एक साथ निवास करते हैं, उसी प्रकार से बरगद के पेड़ भी अनेक शाखाओं और छोटे छोटे बड़े बड़े जंतुओं को निवास करते हैं। इस वृक्ष का हिंदू धर्म में एक विशेष धार्मिक महत्व है। इससे कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत के राष्ट्रीय मुद्रा। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा आप सभी जानते हैं, रुपया है। आधिकारिक रूप से यदि बात करें तो भारत की करेंसी या भारतीय रुपया का जो ISO कोड है वो है INR। अब बात कर ले कि इससे जितनी भी संबंधित मुद्दे हैं उन पे नियंत्रण किसका होता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। और दूसरी बात करें कि जो रुपया का जो डिजाइन है, जिसमें कि आप ये डिजाइन देख रहे होंगे, इसमें देवनागरी के R और लैटिन के बड़े अक्षर कैपिटल R दोनों को मिलाकर के किया गया है। और यह डिजाइन 15 जुलाई 2010 में भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था। 8 जुलाई 2011 को रुपये के चिन्हों के साथ भारत के सिक्कों का भी शुरुआत कर दी गई थी। अब बात दोस्त कर लेते हैं हम लोग भारत के राष्ट्रीय जो ये मुद्रा का चिन्ह जो डिजाइन किया था, इसके डिजाइनर या रचयिता जो है किसको माना जाता है, तो उदय कुमार जी को माना जाता है। SPMLCLI की जो प्रेस मुद्रा नासिक जो है पश्चिम भारत और देवास मध्य में स्थित है। BRBNMPL की 2 प्रेस जो है वो हमारे दक्षिण भारत में मैसूर में और सालबोनी पूर्व भारत में स्थित है। सिक्कों की ढलाई जो होती है वो हमारी होती है SPMCIL में। इसकी स्वामित्व वाली 4 टकसालों की जाती है। ये टकसाल हमारे मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में स्थित है। अगले है हमारे भारत के राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी के रूप में हम लोग गंगा को जानते हैं। वर्ष 2008 में 4 नवंबर को मनमोहन सिंह की एक अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गंगा को राष्ट्रीय नदी की घोषित कर दिया था। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है, जो कि 2525 किलोमीटर की है। इसकी कुल लंबाई, और भारत में यदि बात कीजिएगा इसकी लंबाई, तो 25 से 10 किलोमीटर तक फैली हुई है। प्राचीन समय में ही हम हिंदुओं के लिए गंगा नदी का एक बहुत ही बड़ा धार्मिक महत्व रहा है। गंगा की उत्पत्ति हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के हिम क्षेत्र के भागीरथी नदी के रूप में हुई है। नमामि गंगे के कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसका उद्देश्य जो है मुख्य रूप से प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय गंगा नदी के संरक्षण और कायाकल्प के दोहरे उद्देश्य को पूरा करना है। नेक्स्ट हमारा भारत के राष्ट्रपिता। तो भारत के राष्ट्रपिता के रूप में हम लोग महात्मा गांधी को जानते हैं। सबसे पहले 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से एक संदेश प्रसारित किए थे और महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किए थे। 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या के बाद देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रेडियो पे भारत के लोगों से कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तभी से महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता माने जाने लगा या कहे जाने लगा। सन 1914 में गांधी जी जब भारत लौट कर आए थे, भारतीयों ने या देशवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया था और उन्हें महात्मा कह करके पुकारना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट में हमारे भारत के राष्ट्रीय दिवस भी आते हैं, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट दिवस है राष्ट्रीय दिवस के रूप में। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। 15 अगस्त को हम लोग जानते हैं हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमें
1947 में ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। 26 जनवरी 1950 को जो हम लोग अपना संविधान सभा प्राप्त किए थे, इसलिए हम लोग इसी दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती मनाते आ रहे हैं, क्योंकि गांधी जी का भी इसी दिन जन्म हुआ था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 अगस्त 2021 को एक ट्वीट किया गया। उसमें आप देखेंगे, देश के बंटवारे का दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनें और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा, अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पे मनाने का निर्णय लिया गया है। तो हम लोग प्रत्येक 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पे 2021 से मनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हम लोग देखेंगे भारत की राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि देवनागरी को हम लोग जानते हैं। भारत की राष्ट्रीय राजभाषा के रूप में हम लोग हिंदी को जानते हैं। अब थोड़ी सी बात इस पे डिस्कस कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि पहला, अनुच्छेद 343(1) के अनुसार से देवनागरी जो है भारत की लिपि है। इसमें जो है 52 अक्षर होते हैं, जिसमें कि 13 स्वर, 33 व्यंजन, 5 यौगिक और 2 विशेष अक्षर हैं, और कुछ मात्राएं और चिन्ह भी हैं इसमें। हम आपको बता दें कि भारत में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये बहुत ही गौर करने वाली बात है। और हिंदी जो है हमारा एक राजभाषा है, यानी कि जो भाषा सरकार के या राजकाज अर्थात सरकारी कार्यों में उपयोग में लाई जाती है, तो भारत की राजभाषा जो है हिंदी है। भारत के संविधान ने अनुच्छेद 343 के तहत भारत की हिंदी को हम लोग राजभाषा के रूप में दर्जा दिया है। राष्ट्रभाषा भारत के संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, मैं फिर से बता देता हूं। हालांकि 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया गया है और वो हमारी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। जैसे कि आपको बता दें, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृति, सिंधी और हिंदी। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में हम लोग शक कैलेंडर को जानते हैं। भारत के राष्ट्रीय पंचांग या भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर भारत के उपयोग में आने वाले सरकारी सिविल कैलेंडर हैं। यह शक संबंध पे आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 यानी कि 1 चैत्र 1979 से अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संबंध पर आधारित है, मैं बता चुका हूं। इसका प्रथम जो महीना होता है वह चैत्र होता है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ ये चलते रहता है। वैसे हर साल की शुरुआत मार्च अप्रैल में होती है, जब चैत्र का महीना चल रहा होता है। इस कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, जिसमें कि चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन शामिल हैं। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में 30 दिन होते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी 30 दिन होते हैं, लेकिन इसमें 2 पखवाड़े में बांट दिए जाते हैं। 15-15 करके 2 पक्ष में विभाजित होते हैं। इसमें 7वीं, 9वीं, 10वीं जैसी तिथियां भी शामिल होती हैं। दोस्तों, हमने सारी लगभग जो है राष्ट्रीय प्रतीक को कवर कर लिया है। एक नजर हम लोग देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय जलचर डॉल्फिन, राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में हम लोग बरगद के पेड़ यानी वट वृक्ष को जानते हैं। राष्ट्रीय मुद्रा हमारा रुपया हो गया, नदी गंगा हो गया, राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को। राष्ट्रीय दिवस हमारे 3 हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि को हम लोग देवनागरी को जानते हैं और भारत की राजभाषा जो है वो हिंदी है और राष्ट्रीय कैलेंडर जो है हमारा शक कैलेंडर है। तो अभी तक आपने सभी राष्ट्रीय प्रतीकों को देखा और आपने एक नजर में भी सारे राष्ट्रीय प्रतीकों को देख लिया है। आशा है 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप उसका जो है आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस के तरफ। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 4:2, 3:4, 3:2, 2:3। सही आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? समुद्री नीला, गहरा नीला, काला या हरा? इसका भी सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। यह हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर निम्न में से किसे माना जाता है या किसने बनाया है? महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या पिंगली वेंकैया जी? इसका भी कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, भारत का राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम क्या है? वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जनगण मन, हिंद देश का प्यारा झंडा? इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने में है, राष्ट्रीय गीत
नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम, राष्ट्र सारे जहां से अच्छा, जनगण मन, हिंद देश का प्यारा झंडा। इस पांचों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियो लेकर के हम आपके साथ आते रहेंगे। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।